वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू द फिजन। जैसे कि हमारी जो है संविधान की जो वीडियो चल रही है, प्लेलिस्ट चल रही है, उसी में आप जो है भाग एक कंप्लीट हो चुका था और अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट आ रहा था भाग एक में वो भी बता चुका था। अब इसके बाद आता है भाग दो, यानी कि नागरिकता जिसे बोलते हैं, सिटीजनशिप जो आ रही है। अब उसके ऊपर चर्चा करते हैं हम। तो बात पहले शुरू होती है नागरिकता से कि नागरिकता का इंट्रो क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी प्रस्तावना क्या है। तो ये समझिए आप, कोई भी देश अपने नागरिकों को कुछ मूल अधिकार देता है, अपने मूल नागरिकों को जो कुछ मूल अधिकार देता है, उन्हीं अधिकारों को बोलते हैं नागरिकता। ठीक है। तो हमारे देश में जो है इकहरी नागरिकता है, हमारे देश में जो है इकहरी नागरिकता है और इसे ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक। तो कोई भी जो हम देश के अपने हैं, तो हम किसी देश के भी मूल निवासी होते हैं। जैसे अगर कोई और वीडियो देख रहा है ये, तो जैसे अगर किसी और देश का है तो भाई वो उस देश का केवल नागरिक है। ठीक। हम जो है हम भारत के नागरिक हैं। और राज्यों की बात करी जाए तो हम भारत के नागरिक हैं और राज्य में हम नागरिक नहीं है भारत के, राज्य के हम निवासी हैं। ठीक। तो क्या कहा जाए, तो अगर शुरू से देखा जाए अगर इसे, तो इसे ब्रिटेन से लिया गया था और इकहरी नागरिकता है हमारे यहाँ। ठीक। और ये क्या कहते हैं, जो चीज बोलते हैं इसे, तो जो हम हैं हम अपने देश के नागरिक हैं और राज्य के नागरिक नहीं, अपितु हम राज्य के क्या है, निवासी हैं। ठीक। अब इसके आगे देखा जाए तो क्या होता है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट जो आया है, सर्वप्रथम नागरिक शब्द जो आया है, नागरिकता का कॉन्सेप्ट जो लाया था, विवरण लाया था, वो अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। इसीलिए उन्हें नागरिक शास्त्र का जो क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। ठीक। तो अब देखा जाए कि ये पूरा कॉन्सेप्ट देखा जाए तो कहाँ से शुरू हुआ, हमारे देश में कब आया, तो ये जब संविधान लागू हुआ तब से आया ये नागरिकता का कानून हमारे देश में। तो नागरिकता अधिनियम क्या था ये देखते हैं कि क्या था। तो नागरिकता हमारे देश में 1955 के अधिनियम से आई है। अधिनियम और नियम में बहुत अंतर होता है। जब देश आजाद हुआ था तो देश को इतना टाइम नहीं मिला था कि वो नागरिकता के ऊपर एक विशेष कॉन्सेप्ट बना पाए, मतलब एक ऐसी भाग डाल दिया था, मतलब इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो ये यूपीएससी में वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज थी जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो थी नागरिकता। जो सिटीजनशिप थी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। तो ये तो जो नागरिकता है हमारे देश में 1955 के अधिनियम से आई है और इस पर जो संशोधन है, संशोधन भी इस पर 1986 में हो पाया। लगभग आप फैसला देख सकते हो, 15-20 साल का फैसला है इसके बीच में। मतलब कितनी देर बाद हमारे देश के लोग जागरूक हुए जब इसमें पहला संशोधन हुआ, पहला सुधार हुआ। अब देखते हैं कि चलो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके नीचे देखते हैं कि ये क्या है, आखिरकार क्या होती नागरिकता। तो जो आपके पास आधार कार्ड होते हैं, पैन कार्ड होते हैं, ये भाई केवल देश को नागरिकों को, जो नागरिक होते हैं ना देश के, केवल नागरिकों को ही दिए जाते हैं। जो गैर नागरिक होते हैं उनके पास, तो आपने देखा कि किसी जो अमेरिका से वगैरह से आ रहा है उनके पास, किसी के पास आधार कार्ड वगैरह हो, या हम किसी के पास, हम अमेरिका में जा रहे हैं तो हमारे पास पासपोर्ट के अलावा और कोई चीज हो। देखा आपने? नहीं देखा ना। यही बात है। तो जो पूरा कॉन्सेप्ट आता है, ये प्रस्तावना एक प्रकार से आप इंट्रोडक्शन समझ सकते हो नागरिक शास्त्र का, जो है जो मतलब नागरिकता का आप इंट्रो समझ सकते हो इसे। अब आते हैं आर्टिकल्स। जो इसमें जो भाग दो में जो भाग दो है जो संविधान का नागरिकता, इसमें आते हैं 6 आर्टिकल। कौन से? आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये टोटल 6-7 हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल आते हैं 5 से लेके 11 तक इसमें आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल अब 5 की बात करते हैं। ठीक। 5 में क्या है, संविधान में प्रारंभ में दी गई क्या है, नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो जो लोग भी उस समय, मतलब जब संविधान लागू हुआ, तो जो लोग भी उस समय भारत में थे तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो ऐसी बात नहीं कि सबको दी जाएगी भाई, उस समय बहुत लोग थे, अंग्रेज भी थे, जब देश स्वतंत्र हुआ तो सबको ही थे, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, सबको ही थे। तो उनकी केवल नागरिकता किन्हें दी जाएगी, जो भारत के निवासी हैं। ठीक। तो हमें संविधान जो आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 5 हो जी हमें अधिकार देता है, आर्टिकल 5, कि हम देश के नागरिक हैं। वो कैसे, क्योंकि संविधान जब स्थापित हुआ था तब हमारे दादा पर दादा कोई है जो होंगे देश में, तब उसी की वजह से हमें नागरिकता मिली है। ठीक। तो आर्टिकल 5 में है जो नागरिकता की बात करती है, कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता देने की बात करती है। ठीक। अब आर्टिकल 6 देखते हैं। आर्टिकल 6 क्या है। अब आर्टिकल 6 में आप जाने से पहले आप ये देखिए कि क्या हुआ था देश के साथ में। ठीक। आर्टिकल 6 में है कि
जो लोग मान के चलो पहले अलग अलग हुए थे, जैसे देश जो हुआ था जब आजाद हुआ था, तो कई भारत के लोग पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लोग भारत में, भारत के लोग बांग्लादेश में, बांग्लादेश के लोग मतलब भारत में। ये ऐसी बहुत सी चीजें थी जो हो रही थी उस समय। तो सिक्स में क्या है, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता के बारे में बात बताई गई है। तो इसमें क्या बात बताई गई है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे भाई, तो उनको नागरिकता मिलती, लेकिन ऐसे नहीं कि पाकिस्तान से सारे लोग भारत आ जाएं। तो इसमें एक लिमिटेड चीज थी, क्या थी कि संविधान लागू होने से बाद जो लोग भारत आ रहे, मतलब पहले नहीं, जब मान के चलो संविधान लागू हो गया उसके बाद भी आते जा रहे, तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब उनके लिए क्या किया गया, एक रूल बनाया गया, परमिट रूल। परमिट रूल बनाया गया। परमिट रूल कब बनाया गया, 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल बनाया गया। तो इस परमिट रूल के हिसाब से जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, कब, जब संविधान लागू हो गया, संविधान लागू होने के बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, तो उनके लिए परमिट रूल लागू हुआ। इस परमिट रूल में था कि आप मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी थे उस समय चलते थे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप क्या करेंगे, संसद को देंगे, मतलब आप अपने कोर्ट में देंगे वो चीजें जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, और उस पर विचार विमर्श करके जो गृह मंत्रालय है वो आदेश देगी आपको 6 महीने के लिए। तो परमिट रूल में उन लोगों को 6 महीने वेट करना पड़ता था। ठीक, तो आर्टिकल 6 ये कहता है, जो इसमें आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत से आए लोगों के लिए बात की गई है कि उन्हें नागरिकता संविधान के बाद आ रहे हैं, अगर संविधान बनने के बाद आ रहे हैं तो नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब आर्टिकल 7 में क्या है भाई, आर्टिकल 7 में एक शर्म की बात है। कैसी बात है, हमारा देश आजाद भी नहीं हो पाया था, जो जिन्ना के आवेश में आके कुछ लोग स्वतंत्रता के पहले ही भारत से पाकिस्तान चले गए थे। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रही थी, सिख और कई हिंदू जो थे, मुसलमान के अलावा जो लोग सिख और हिंदू थे, वो भी मतलब जिन्ना के आवेश में आके कि भाई बहुत अच्छा, मेरे सपने को देश मिल जाएगा, ऐसा वैसी बात है। तो जिन्ना के आवेश में आकर कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे। अब क्या बात हुई कि स्वतंत्रता के पहले भारत से पाकिस्तान गए लोग, यदि वे अगर भारत में आते हैं, कब, संविधान बनने के पहले, संविधान बनने के पहले, याद रखना पहले, संविधान बनने के बाद किसी को इजाजत नहीं है आने की, आएंगे तो परमिट रूल लागू होगा। तो इसमें क्या है आर्टिकल 7 में कि मतलब जो लोग स्वतंत्रता के पहले जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, यदि वो भारत में आ रहे हैं तो उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। देखो ऐसे गद्दारों को हमारा देश कितना महान है जो ऐसे गद्दारों को भी नागरिकता दे रहा है। चलो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। तो इस आर्टिकल 7 में है कि संविधान बनने के पहले जो लोग मतलब पाकिस्तान, जो भारत से पाकिस्तान गए थे, वो लोग आते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी, लेकिन कैसे, परमिट रूल के हिसाब से, संविधान बनने से पहले। और जो आर्टिकल 6 में थे, जो संविधान बनने के बाद आ रहे हैं, तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। अब आर्टिकल 8 क्या कहता है, जैसे कि हम लोग मतलब हम भारत में काफी लोग जो भारत से बाहर जाते हैं, विदेश मतलब घूमने फिरने जाते हैं, नौकरी करने, जॉब करने के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो भाई हमसे थोड़ी ना नागरिकता छीनी जाती, नहीं छीनी जाती ना। तो वही बात है कि जो लोग भारत से बाहर पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो उनसे नागरिकता नहीं छीनी जाती। तो यही आर्टिकल 8 के हिसाब से बताया गया है। तो हमारी नागरिकता क्यों नहीं छीनती, आप बताओगे, आर्टिकल 8 के हिसाब से। आर्टिकल 8 में क्या बताया गया है कि संविधान के हिसाब से जो व्यक्ति विदेश भ्रमण या विदेश में नौकरी करने के लिए गए हैं, तो उनसे उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ठीक है। अब आर्टिकल 9 में क्या आता है, आर्टिकल 9 में ये आता है कि चलो वे व्यक्ति, चलो मान के चलो गए विदेश में घूम रहे फिर रहे, उन्हें कोई पसंद आ गया, अगर लड़की गई तो उन्हें लड़का पसंद आ गया, लड़का गया तो उन्हें लड़की पसंद आ गई, वहां से उन्हें विवाह कर लिया। तो भाई आप जानते हो, तो अगर उन्हें शादी कर ली वहां पे, तो आप जानते हो हमारे देश में इकहरी नागरिकता है। क्या है, इकहरी नागरिकता, मतलब एक देश के नागरिक हो सकते हो, या फिर अपने देश के हो जाओ या फिर दूसरे देश के हो जाओ, एक तरफ, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे वैसे आओ भाओ, ये कुछ नहीं, इकहरी नागरिकता है। अगर आपने वहां की ली तो यहाँ की चली जाएगी। तो आर्टिकल 9 में यही है कि हमारे देश में इकहरी नागरिकता के प्रावधान है, यदि आपने विदेश में जाके किसी से शादी कर ली, विवाह कर लिया, तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है भाई, आर्टिकल 10 जो है हमारी नागरिकता की सुरक्षा के लिए है। मान के चलो कैसी बात कही गई है कि आपसे आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। कब तक, आर्टिकल 10 में ये बोला गया है कि आपसे आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं कर रहे। ठीक,
ये आपके लिए है आर्टिकल 10। अब ठीक है, अब आर्टिकल 11 में क्या आता है? आर्टिकल 11 में गृह मंत्रालय के बारे में है, जो उन्हीं के बारे में बताया गया है कि जो संसद में जो कानून बनाने, जो नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार है ना, वो केवल किसके पास है? संसद के पास। और संसद ये अधिकार किसको देता है? संसद ये अधिकार देता है गृह मंत्रालय को। ठीक, तो आप ये समझो कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक एक बार स्पीड बूस्ट में बता देता हूँ तो क्या है उसमें कि मतलब कैसी बात है, दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा। आर्टिकल 5 में बताया गया है कि संविधान जो नागरिकता है उसके बारे में बताया गया है कि नागरिकता आपको मिलेगी। आर्टिकल 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को अगर वो संविधान के मतलब लागू होने के बाद आते हैं तो नागरिकता नहीं मिलेगी। वो आर्टिकल 8 में बताया गया है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं मतलब स्वतंत्रता के पहले और संविधान लागू होने से पहले आते हैं तो नागरिकता दी जाएगी, लेकिन परमिट रूल के हिसाब से। वो आर्टिकल 9 में बताया गया कि विदेश भ्रमण या नौकरी करने के लिए कोई आदमी बाहर जाता है तो उन्हें उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। आर्टिकल 10 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर शादी करता है और मतलब वापस आता है शादी करके तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी, उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, वो भाई उसी देश के हो जाएंगे। तो आर्टिकल 11 में बताया गया है कि जो नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार है वो केवल किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास। और गृह मंत्रालय का स्वामी कौन होता है? गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर। वो अभी हमारा होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। तो अभी मान के चलो अभी नागरिकता के पीछे कोई भी विवाद होता है तो गृह मंत्री जो अमित शाह होंगे वो इसका जिम्मा उठाएंगे, वही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होते हैं टर्म एंड कंडीशन फॉलो करेंगे, बताएंगे कि आना चाहिए, इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ठीक, ये बातें होती हैं। अब आते हैं सिटीजनशिप एक्ट जो होती है नागरिकता अधिनियम जो आया था 1955 में, उसके ऊपर बात करते हैं कि अब नागरिकता मतलब हम कैसे ले सकते हैं। मान के चलो कोई आ रहा है तो आपके ऊपर कुछ सवाल उठ रहे हैं कि आप नागरिक हो देश के, तो आप बता कैसे सकते हो कि हाँ हम नागरिक हैं देश के, और क्या कहते हैं। और जैसे मान के चलो किसी और को हमारे देश की नागरिकता लेनी है तो वो कैसे ले सकते हैं, और किसी देश को हमारे देश में जोड़ना है तो वो कैसे जोड़ सकते हैं। तो क्या उनके देश के जो निवासी हैं, मान के चलो हमारे देश में कोई आ गया तो उन्हें नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इस पूरी बात पे है जो है नागरिकता अधिनियम जो है सिटीजनशिप एक्ट 1995 के तहत जो नागरिकता अधिनियम है वो बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे देश में है आप नागरिकता 5 विधियों द्वारा ले सकते हैं। पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर, पांचवा अर्जित भूमि के आधार पर। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण माने रजिस्ट्रेशन, चौथा हो गया देशीकरण माने न्यूट्रलाइजेशन, और पांचवा हो गया अर्जित भूमि। अब देखते हैं जन्म के आधार पर क्या कैसा होता है। तो इसमें से जो जन्म के आधार पर है ये संशोधन हो के आया था। हमारे अभी टोटल नागरिकता के ऊपर ये है 5 संशोधन हो चुके हैं। 5 मतलब संशोधन हो चुके हैं जो हमारे संविधान में है नागरिकता को लेकर, क्योंकि पहले उतने लोग जागरूक नहीं हुए थे। जो मैंने बताया था कि सबसे पहला संशोधन 1986 में हुआ था, वही मैं बताने जा रहा हूँ जन्म के आधार पर लोग। तो हमारे देश में आप पहले मतलब जन्म के आधार पर जो नागरिकता ले सकते हैं उससे पहले आप समझिए कि मान के चलो कोई भी मान के चलो तब से लेके मतलब 1955 से लेके 1986 के बीच में जब तक ये हुआ नहीं था तो भारत में कोई भी आ रहा था, आई पाकिस्तान से, ब्रिटेन से और अमेरिका रूस वगैरह से कोई भी आता, महिला वगैरह कोई आती है, उसका भाई बच्चा हो गया यहाँ पे इंडिया में तो क्या भाई वो नागरिक हो जाएगा यहाँ का। ये हो रहा था तब, लेकिन ये तब हो रहा था, ये सुधार कब हुआ 1986 में कि भाई ऐसे तो कोई भी आके यहाँ पे जिसका बच्चा हो जाए भाई वो नागरिक हो जाए भारत का। ये गलत हो रहा था तो इसके ऊपर पहले विचार होकर संशोधित किया गया संविधान को, जो है 1986 में संशोधन हुआ इसका पहला, तो जन्म के आधार पर संशोधन हुआ। तो भाई इसकी बात क्या थी कि यही थी कि आप अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हो। ये बात थी तब तक, कब तक 1955 से लेकर 1986 से पहले तक कि अगर आपका जन्म हो रहा है तब भारत के नागरिक हो। लेकिन अब सब कोई आ रहा था, सबका जन्म हो रहा था भाई, सब भारत के नागरिक बनते। तो इसमें एक चीज ऐड करी 1986 में, यदि आपका भारत में जन्म हो रहा है तो आप भारत के नागरिक हो, लेकिन आपके माता पिता भी भारत के होने चाहिए। ठीक, आपके माता पिता भी भारत के होने चाहिए तब आप भारत के नागरिक हो। जिस प्रकार आप एग्जाम्पल में आप हम लोगों से देख सकते हो, हम भारत के नागरिक हैं। कैसे नागरिक हैं? हमारे माता पिता भारत के। वे कैसे नागरिक हो बने? भाई उनके माता पिता नागरिक थे
भारत के। वे कैसे बने? उन्हें अधिकार मिला था सन 1955 से 1986 के बीच में उन्हें अधिकार मिला था कि आप भारत के नागरिक हो। ठीक, ये विधि हुई थी पहले, बहुत स्ट्रगल चला था इस चीज में, बहुत मेहनत लगी थी, बहुत तब जाके हमें नागरिकता मिली। भाई अगर नहीं होता, अगर हमारे मान के चलो दादा मतलब परदादा अगर नहीं होते उस समय, उन्हें नागरिकता नहीं मिलती, तो आज हम भी भारत के नागरिक नहीं होते। ठीक, अब दूसरा देखा जाए वंश के आधार पर। ठीक, अब पहले हम मान के चलो पितृ प्रधान देश था हमारा देश, मतलब माता को कोई दर्जा नहीं दिया जाता था और पिता को दर्जा दिया जाता था। घर का अगर किसी बच्चा होता है तो पिता को दर्जा मिलेगा हर चीज का, कि पिता के नाम से, मतलब मान के चलो कोई मिश्रा है वो कोई शुक्ला है, मतलब लड़का शुक्ला है लड़की मिश्रा है, अगर शादी होके आती है तो उसका नाम भी शुक्ला ही, जो शुक्ला ही है वही लड़की को ग्रहण करना पड़ता, तो जो उसका बच्चा होता वो भी शुक्ला ही के नाम से जाना जाता। समझ रहे? लेकिन पहले इसके ऊपर सुधार हुआ कब? 1992 में इसके ऊपर सुधार हुआ वंश के आधार पर। अब मान के चलो जो हमारे देश की लड़की है, मान के चलो कोई है बाहर से, उसने शादी कर ली, तो भाई पितृ प्रधान देश से माना जाता था। भाई उस लड़की का जो बच्चा होगा, मान के चलो हमारे यहाँ की, जैसे आप जो है साइना नेहवाल से देख सकते हो आप, तो वो हमारे भारत की है, उसने पाकिस्तान के क्रिकेटर से शादी कर ली। अगर तब का रूल लगा होता आज, अगर साइना नेहवाल का जो अभी बच्चा है, अगर मान के चलो अभी तो 18 साल का नहीं हो, अगर होगा तो आगे की बात है वो, अगर तब का रूल लगा होता, 1992 का रूल लगा होता अगर, तो भाई उसका जो बच्चा होता वो तो पाकिस्तान का होता यार, भारत का नहीं होता। समझ रहे हो आप? तो वही बात है, अगर 1992 में यही रूल हुआ कि भाई पितृ प्रधान देश को अलग किया, मतलब अब दोनों का दर्जा बराबर होगा, माता और पिता का दर्जा बराबर होगा, माता चाहेगी तो हमारे देश में आएगा, पिता चाहेगा तो हमारे देश में आएगा। तो ये वंश के आधार पर यही बताया गया था कि यदि आपका जन्म मतलब भारत में होता है या भारत से बाहर होता है, आप मतलब विदेश में आपका जन्म होता है, और अगर आप भारत के मतलब आपके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, तीसरी चीज क्या है कि पंजीकरण, मतलब नागरिकता प्राप्त करने की मतलब 5 विधियों में से तीसरी विधि आती है पंजीकरण, यानी कि रजिस्ट्रेशन। अब मान के चलो किसी को जो भारत मतलब कोई बाहर का आदमी है, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो पंजीकरण में क्या है? पंजीकरण में ये है कि अगर वो आप आ रहे हो तो आपको लगातार भारत में 7 साल रहना पड़ेगा। 7 साल बाद भारत की जो गृह मंत्रालय है वो सोचेगी कि आपको नागरिकता देनी है कि नहीं देनी। पंजीकरण में यह है कि आपको 7 साल लगातार एक दिन बिना भी जाए आपको भारत में 7 साल रहना पड़ेगा, तब आपको जाके पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिलेगी। ठीक, अब इस पे बात आता है देशीकरण द्वारा, मतलब आप बिल्कुल देशी के हो जाओ, मतलब न्यूट्रलाइजेशन, आप जहाँ के थे वहां से बिल्कुल अस्तित्व विहीन हो जाओ, तो बाद में यहाँ का होगा। तो इस विधि में कैसे आपको मिलती है देशीकरण में, वो मैं बताता हूँ। नागरिकता, अगर मान के चलो कोई भी बाहर का आदमी है, मान के चलो पाकिस्तानी का है कोई, अब उसे भारत में रहना है, तो भाई उसके लिए आपको देशीकरण होना पड़ेगा, टोटल न्यूट्रलाइजेशन होना पड़ेगा। अगर मान के चलो किसी को पाकिस्तान का व्यक्ति से नागरिकता लेनी है तो वो क्या करना चाहिए? तो 3-4 बातें उसे ध्यान देनी चाहिए। पहली बात, भारत के प्रति सकारात्मक सोच होनी चाहिए उसकी, किसी कला या विज्ञान क्षेत्र में निपुण होना चाहिए, मतलब स्पेशल होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए कला के क्षेत्र में, यानी कि साइंस या आर्ट के क्षेत्र में मतलब प्रसिद्ध होना चाहिए वो व्यक्ति, तब आपको मिल सकती है देशीकरण के द्वारा। या फिर वो कोई बहुत बड़ा औद्योगिक मतलब जो है आदमी है, मतलब किसी चीज में फैक्ट्री वगैरह, अच्छा अमीर आदमी है बढ़िया, जिससे हमारे भारत में आके भी अगर कोई अपना बिजनेस करे तो जिससे भारत को भी फायदा हो, कला विज्ञान के क्षेत्र में हो, तो भारत में आके हमारी मतलब जो भारत की नाम है उस पर भी 4 चांद लगाए, आर्ट में है, खेल कूद में है, तब उसको मतलब भारत की नागरिकता देशीकरण द्वारा दी जाएगी। इसमें क्या है, आपको बिना भारत से मतलब कहीं और जाए, मतलब जो आदमी आ रहा है बिना भारत से कहीं और जाए, आपको भारत में 12 साल लगातार रहना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं भारत के नागरिक बन पाओगे। अब इसमें से 1-2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि मदर टेरेसा हो गई, ये भी देशीकरण के द्वारा ही भारत की नागरिक बनी थी। दूसरा, नुसरत अली खान, जो ये सिंगर है राहत आतिफ अली खान के मतलब जो फादर हैं, वो देखो ये भी इसी विधि से आए हैं। भाई ये आर्ट के क्षेत्र में थे, वे अपने क्षेत्र में थी मदर टेरेसा, ठीक, तो ये आर्ट के क्षेत्र में थे, तो इनके आने से भाई भारत का नाम हुआ कि नहीं हुआ? ये इनकी आर्ट की वजह से आज भी इनका नाम चलता है कि और इनके आने से भारत का भी नाम हो गया कि भाई
भारत का नागरिक था ये, मतलब ये और एक बहुत अच्छा गायक था। तो ऐसी इस विधि के द्वारा तब आप आ सकते हो, ठीक। और 12 साल इसमें ये दी गई है समय सीमा, 12 साल आप भारत में रहे हो तब आके। अब आता है फाइनली अर्जित भूमि, जो अर्जित भूमि के हिसाब से आ सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मान के चलो भारत में कोई आना चाहता है हमारे देश में, आर्टिकल 3 के हिसाब से वही था। आर्टिकल 3 के हिसाब से क्या था, आर्टिकल 3 के हिसाब से यदि हमारे देश में संसद को अधिकार है कि हमारे देश में का मतलब हमारे देश में कोई देश मिलना चाहे या किसी बाहर के देश का टुकड़ा जो हमारे भारत में मिलना चाहे तो भारत को मिला सकता है, ठीक। ऐसे ही मान के चलो कहीं युद्ध हो गया, मान के चलो हमें इन्हें कोई जीत, मतलब मान के चलो पाकिस्तान ही जीत लिया, पाकिस्तानी हमें युद्ध वगैरह कुछ हुआ मान के चलो, या फिर पाकिस्तान ही आने को मान लिया कि भारत में मिलना चाहिए, मिलना है, तो वहाँ की जनता है तो वो कहाँ जाएगी, वो भी हमारे देश की ही नागरिक कहलाएगी। मतलब अगर कोई भी देश हमारे देश में मिलता है तो उसके लोग भी हमारे देश के नागरिक बन जाते हैं, ठीक। अब पाकिस्तान तो नहीं मिला अभी, खैर भविष्य में मिलेगा, अखंड भारत बनेगा। तो एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा सिक्किम का। 1974 में सिक्किम भारत में आया, सिक्किम मतलब भारत में आया, और जो है 1975 में संविधान संशोधन होकर जो सिक्किम को है 22वां राज्य बनाया गया। आपको अब देखो कि आपको कभी पता था कि सिक्किम मतलब भारत के बाहर का भी देश था, सिक्किम अलग देश था। सिक्किम भारत में मिला 1975 में। भाई अब सिक्किम के लोग ऐसे घुल मिल के घूमते हैं और लगता भी नहीं है कि हमारे भारत के बाहर के लोग हैं ये। उनने ऐसा प्यार फैलाया अपना कि हमें आजकल जब मिलते हैं ना उनसे, तब बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं लगता कि कहीं बाहर का लोग है कि बाहर के ये हैं, इतना प्यार हो गया इनसे सब चीज़ों से। तो भाई वो जो लोग हैं सिक्किम के लोग वो भी नागरिक बन गए। तो ये थी 5 विधियां आपको नागरिक मतलब बनने की, आपकी मतलब ये थी जो नागरिकता अधिनियम 1955 का एक्ट था जी, तो उसी के प्रकार से ये थी विधियां। अब ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या। आप पहले रिमार्क देखिए, जो संविधान में संशोधन हुए हैं वो कितने हुए हैं, पहले रिमार्क देख लीजिए। पहला संशोधन मतलब जन्म के आधार पर जब हुआ था 1986 ईस्वी। दूसरा संशोधन वंश के आधार पर हुआ था जो वो था 1992 ईस्वी। फिर हुआ था 2005 में, फिर हुआ था 2015 में, फिर हुआ था 2019 में। ये 2005, 2015 ये और 2019 ये बताऊंगा मैं। जो मतलब अभी तो ये संविधान का टॉपिक मतलब जो नागरिकता का टॉपिक है ये खत्म हो गया। ये 5 रिमार्क है, जो 5 संशोधन हुए वो आपको मैं बताऊंगा कैसे ये संशोधन हुए हैं। NRI, CAA, NRC, NPC, इन चीजों में हुई है जो ये एक्ट को अभी मैं आगे बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका जो आर्टिकल 5 से लेके 11 था जो नागरिकता की बात थी, ये सारी चीजें वो खत्म हो चुकी हैं। और बस हाँ एक चीज और बची है, जैसी नागरिकता प्राप्त करने की विधि होती है ऐसी नागरिकता गंवाने की भी विधि होती है। मतलब अगर नागरिकता आप खोना चाहते हो या किसी की खो गई, मान के चलो नागरिकता खोने का मतलब ये नहीं कि यार मतलब गिर गई कहीं, ये नहीं, नागरिकता गंवा दी कैसे कैसे जा सकती है, वो उसकी भी 3 विधियां हैं। कैसे, पहला विधि यही है कि अगर आपकी मतलब आपने पहला विधि यही है कि अगर आपने मतलब अपने मन से अगर आप चाहो तो नागरिकता आपकी जा सकती है, ठीक। और दूसरी विधि यही है कि आप अगर कोई देश विरोधी काम करो तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। तो तीसरी में ये है कि आप मतलब अगर आप अपने संविधान का अपमान करते हो, अगर आप संविधान के प्रति वो नहीं हो जागरूक, अगर मतलब जागरूक नहीं, अगर आप संविधान का अपमान करते हो या उससे जुड़ी बातों को नहीं मानते हो और उसकी अवहेलना करते हो उसके नियमों की, तो आप तो तब भी आपको भारत से जो है ना नागरिकता की जो पदवी है आपकी, जो गद्दी है वो आपसे छीन ली जाएगी, ठीक। ये है नागरिकता को गंवाने की विधि है जो आप अगर आप चाहो तो हटा सकते हो। और एक चीज और है, अगर यदि आप पागल हो जाओ तब भी आपसे आपकी नागरिकता छीन ली जाती है, ठीक। ये हो गई नागरिकता का ये जितना भी क्रम था ये। अब कुछ टॉपिक आते हैं NRI, CAA, NRC, इनके बारे में अभी चर्चा करते हैं। NRI माने नॉन रेजिडेंस इंडिया, मतलब नहीं रहते भारत में, जो लोग नहीं रहते भारत में तो उन्हें कहते हैं क्या, NRI। लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि 6 महीने से ज़्यादा आपको भारत के बाहर किसी देश में लगातार रहना पड़ेगा, तब आप NRI कहलाओगे। कि मतलब 6 महीने, जो 6 महीने अगर आप मान के चलो आज के दिन से कहीं और गए, मान के चलो अमेरिका गए आप, तो सीधे 6 महीने तक लगातार और कुछ दिन ज़्यादा मतलब 6 महीने से ज़्यादा तक मतलब आप वहाँ पे रहे, वापस भारत में आए
तब आप NRI कहलाओगे। अब देखना इनका रोल क्या था। इनने इनने एक समय इनका ऐसा इनका भी टाइम आया था इनने जिसमें भारत की बहुत मदद करी थी और भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा संभाला था इन NRIयों ने। देखो क्या होता है कि 1998 में क्या कहते हैं कि भारत परमाणु परीक्षण करता है, ठीक है। तो क्या कहता है अमेरिका भारत पे बैन लगा देता है, मतलब सारे व्यापार ध्वस्त हो जाते हैं, हर एक चीज कोई आयात निर्यात वगैरह कुछ नहीं होता है भारत का किसी भी देश से। भाई अमेरिका रूस जैसे देश को बैन लगाया था उस समय कि भाई रूस कहीं पे आयात निर्यात नहीं कर सकता था। लेकिन यूरोप के जितनी भी कंट्रीज थी, यूरोप के जितने भी देश आते थे उसमें जितना भी पेट्रोलियम वगैरह ये चीजें थी ये सब रूस से आता था। तो रूस अपनी अर्थव्यवस्था से बच गया कि मतलब उसकी डाउन नहीं हुई, सिर्फ पेट्रोलियम ने बचा लिया कि यूरोप में जितनी भी कंट्रीज आती हैं तो वहाँ से पेट्रोल वगैरह आता रहता था। इंडिया में भी मतलब रसिया से जो पेट्रोलियम होता है वो तेल आता है, तो रूस ऐसे बच गया। लेकिन हम नहीं बच पाए थे। जो 1998 में परमाणु परीक्षण किया तो उसमें अमेरिका को पता पड़ गया कि इनने परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका ने हम पे बैन लगा दिया, हम पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी देश इनसे आयात निर्यात कुछ नहीं करेगा। ये मतलब ये अपना ऐसे ही में खुश रहे। तो भाई अब हमारे साथ तो बहुत गलत हुआ था। लेकिन फिर 1999 में तुरंत मतलब हमारे देश में जैसा चल रहा था व्यवस्था चलो ठीक है, लेकिन फिर 1999 में पाकिस्तान LOC कारगिल वाला युद्ध हो जाता है, ठीक। और वहीं पे 1999 में उड़ीसा में है चक्रवात आ जाता है। तो भाई जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है ना पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है। लोग यहाँ पे भूखे रहते हैं, सब उड़ीसा में वो अकाल पड़ जाता है, 99 लोग भूखे मरते हैं सब कहीं। तो 1998 में देखो इनने हम पे बैन लगाया, 1999 में युद्ध हो गया और 99 में उड़ीसा में जो है क्या कहते चक्रवात आ गया, वहां पे अकाल पड़ गया। तो इन NRIयों ने क्या किया जो वो बाहर रहते थे। तो मैं बताना चाहूंगा उस समय मतलब सन 99 में हमारी गल्फ कंट्री जो यूरोप में गल्फ कंट्रीज आती हैं तो उन गल्फ कंट्रीज में लगभग 55 लाख NRI काम करते थे, वर्कर के रूप में काम करते थे। और वो काम करके जो अपना पैसा है जो कमाते थे वो भारत में भेजते थे। अब आप समझते हो गल्फ कंट्रीज में चलते हैं डॉलर, वहाँ का अभी जैसे मान के चलो $1 अभी 80 रुपये के बराबर है। तो यही समझ लो कि एक वर्कर मतलब $1 वहाँ पे कमाता तो 80 रुपये के बराबर थे। तो भाई वहाँ पे कोई भी वर्कर अगर किसी भी काम में लगाओ, कुछ भी काम में लगाओ, मान के चलो ड्राइवर भी हो तो इंडिया में हमारे यहाँ कितना मिलता हुआ पैसा ड्राइवर को, एक दिन का 1000, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको अगर महीने के हिसाब से लगाओगे तो आप 10,000 मिलेंगे उसे रुपये। तो ऐसे अमेरिका में सोचा, अमेरिका वालों ने सोचा कि भाई इंडिया में से मतलब गल्फ कंट्रीज वालों ने सोचा कि भाई इंडिया में से एक मतलब 10,000 रुपये का महीना मिलता है तो हम यहाँ पे अपना 1,000 दे देंगे, क्योंकि 1,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा भाई किस अपने लिए अगर आप अपने यहाँ कोई काम कर रहा है बंदा 1,000 में पूरा महीना का मिल जाए अगर तो उसे मतलब 1,000 रुपये में मान जाए वो तो अपने लिए कितना अच्छा है। 1,000 में अपने यहाँ ड्राइवर काम नहीं करता एक दिन तो वो एक मतलब कैसे काम करेगा। तो उन लोगों ने सोचा कि हम इन्हें मतलब तुम्हें रुपये ही चाहिए ना, इंडिया में ज़्यादा हो जाए तुम्हें रुपये ही चाहिए ना। उनने अपनी करेंसी के हिसाब से महीने भर को एक बर्गर को जैसे 1,000 रुपये दे दिए। भाई उनके हिसाब से तो केवल 1,000 है महीने का, लेकिन वो 1,000 रुपये हमारी इंडिया में आके कितना हो रहा है 80,000 रुपये हो जा रहा है। तो हमारे वर्कर को भी सही लगेगा कि भाई 80,000 हो जा रहे हैं, लेकिन उनकी उसमें फायदा थी। लेकिन इन्हीं वर्करों ने इंडिया की अर्थव्यवस्था जो है उस समय बिल्कुल डगमगाने से बचा ली, नहीं तो बहुत खराब हो जाती। तो ये क्या करते थे कि वो काम करते रहते थे और वो 80,000 रुपये इंडिया में भेजते थे और ऐसे ही करके हमारे देश टिक गया। अब इन वर्करों ने सोचा कैसे ना कैसे हम जो है यहाँ की नागरिकता ले लें, तो जो हमारी मतलब जो अब सैलरी मिलेगी यहाँ पे हम ड्राइवर का काम करेंगे तो भाई हमें यहाँ की सैलरी मिलेगी। यहाँ पे मान के चलो वर्करों को मान के चलो अगर अभी हमें 1,000 मिल रहे हैं और यहाँ के वर्करों को जो यहाँ के जो काम करते हैं जो यहाँ के ड्राइवर है उन्हें 10,000 रुपये का महीना मिलता है और हमें 1,000 का मिलता है तो हमें भी 10,000 का महीना मिलने लगेगा। तो भाई उन लोगों ने प्लान बनाया, उन लोगों ने वहाँ पे लड़कियों से शादी करी वहाँ की। और भाई वहाँ की आप तो शादियों की चीज़ जानते ही हो कि वहाँ पे कैसा होता है सिस्टम, लगभग 7 से 8 महिला पर मतलब शादी हो जाती है एक ज़िंदगी में। एक आदमी की 7 से 8 शादी एवरेज 7 से 8 शादी होती रहती है वहाँ पे एक आदमी की एक ज़िंदगी में। तो भाई तो उनके लिए मामूली बात थी। तो यार यहाँ पे वर्कर को मिलने लगे 10,000 मतलब $10,000 रुपये। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई उनकी जो लड़कियाँ थी वहाँ की तो उन्होंने कहा तुम्हें 10,000 मिलते हैं ना
तो हमें 2000 देते जाना उसी में, बाकी ऑन पेपर हमारी मैरिज हो जाएगी। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, जो हमारे इंडिया के लोग थे उन्होंने कहा ठीक है चलेगा, आप ले लो 2000 रुपये। तो यहाँ से जो 8,000 डॉलर मिल रही थी, यहाँ आके कितने हो जा रहे थे, 8 लाख के करीब रुपए। ये देखो कितना अच्छा प्लान था इन लोगों ने, NRIओ ने बनाया था ये चीजें, और पेपर भर करके ये लोग इतना पैसा 8-8 लाख रुपए एक व्यक्ति महीना रुपए भेजता था। और ये सोचो व्यापार नहीं हो पा रहा था हमारा इंडिया को उस समय, और कुछ नहीं हो पा रहा था, और इन NRIओ ने बचाया हमारे देश को। कब 99 में। तो अब ये देखो NRIओ का केस ये था। अब इन लोगों ने इतना अच्छा काम किया तो सरकार भी इनके लिए कुछ करेगी। तो सरकार ने क्या किया, जो लोग ये लोग पैसा कमाते थे इनके पैसे पे टैक्स हटा दिया, इन्होंने टैक्स नहीं लिया। भाई तुम्हारा हक भी नहीं बनता टैक्स लेना, कैसे बनेगा भाई? जो आदमी तुम्हें कमा के दे रहा है रुपए, तो तुम्हारी देश का भला हो रहा है, उसमें तुम्हारी देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है, तुम उसकी कमाई पे टैक्स लगाओगे? ये गलत बात है। तो टैक्स भी नहीं लगाया। तो इन लोगों के 2 अकाउंट बने, एक होता है NRO, एक होता है NRE। NRO बोलते हैं नॉन रेसिडेंस ऑर्डिनरी, और NRE बोलते हैं नॉन रेसिडेंस एक्सटर्नल। और NRO में होता था कि भाई यहाँ का पैसा वहाँ के 10,000 रुपये यहाँ पे भेज सकते हो, यहाँ से ले भी सकते हो। तो जो NRO अकाउंट है उसमें आप समझ सकते हो, यहाँ से 80,000 रुपये अगर वहाँ पे भेजेंगे तो 1,000 हो जाएंगे। तो यहाँ से भेजने का कोई फायदा नहीं था। तो लोगों ने क्या किया कि ऐसा उन्होंने कहा कि भाई हम लोग अपना काम चला लेंगे, यहाँ पे जो वहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से उधार ले लेंगे, दोस्त रहते हैं उनसे काम चला लेंगे बस, लेकिन यहाँ से पैसा ना मंगाओ, नहीं तो ऐसे में तो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था और डाउन हो जाएगी। तो एक अकाउंट और खुला NRE अकाउंट जी। तो उसमें एक्सटर्नल NRE अकाउंट में ये होगा कि वो लोग यहाँ का पैसा सिर्फ केवल इंडिया में भेज पाए, ये और वहाँ से ले नहीं सकते। तो सुविधा किसमें है? सुविधा है NRO में, NRO अकाउंट नॉन रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी जो अकाउंट है, सुविधा इसमें है, लेन देन हो सकती है इसमें, पैसा भेज भी सकते, मंगा भी सकते। लेकिन फायदा किसमें है? एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में केवल भेज सकते हैं, लेकिन NRO अकाउंट में चार्जेस लगते हैं, टैक्स लगता है अगर आप पैसे भेजते हैं और लेते भी हैं। क्योंकि भाई भेजोगे तुम्हारा टैक्स नहीं लगेगा, तुम्हारी पूरी कीमत जितने भी रुपए भेज रहे हो इंडिया में वो सेव रहेंगे। लेकिन यहाँ से लोगे यार, तो हमारी यार एक तो वैसे ही रुपए यहाँ पे कम हो जाएंगे वहाँ के जाके, और भाई कोई फायदा में नहीं होगी। तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है NRO में, लगना भी चाहिए। और तो NRI आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है NRI में POPIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे कि सुंदर पिचाई, जो सुंदर पिचाई है वो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो कि अब हो चुके हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसी को चेंज करके जो है ये PIO, इसी को चेंज करके 2015 में चेंज करके OCI बना दिया, ओवरसीज इंडियन सिटीजन, ओवरसीज इंडियन। तो ये 2015 में था, इसको अकाउंट को चेंज कर इस PIO को चेंज करके ओवरसीज सिटीजन बना दिया। अब OCI में है क्या, आप ये समझिए। OCI में ये है कि जो विदेश में हमारे भारत के लोग हैं, जैसे कि सुंदर पिचाई, जो विदेश में हमारे भारत के लोग हैं, तो उनने वहाँ की नागरिकता ले ली जैसे, और वो मान के चलो सब लोगों के नहीं भाई, विदेश में बहुत से लोग गए, अपने जीवन सेटल हो गए, बस अपनी मैरिज लाइफ में जी रहे हैं, आराम से जी रहे हैं, खा पी रहे हैं। वे लोग से मतलब नहीं है, यहाँ पे अच्छे लोगों से मतलब है, जो कि औद्योगिक पति हो, कोई बड़े बड़े अमीर आदमी हो, और कोई अच्छा क्रिकेटर वगैरह हो, या फिर कोई बैडमिंटन फुटबॉल प्लेयर एथलीट हो, और कोई आर्टिस्ट हो, कोई सिंगर हो, ये ऐसे करके विदेश में रह गए, तो उन्हें वापस बुलाना ये OCI का काम था। तो 2005 में एक समिति बनती है, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। इन लोगों का काम था कि भाई जब ये लोग आए भारत में तो इनका ऐसा सम्मान करो कि इन्हें लगे कि यार ये बताओ, अब इनके देश के भी नहीं रहे, तब भी हमारा इतना सम्मान करते हैं। तो सरकार ने क्या किया, जो OCI वाले लोग थे, जो हमारे भारत से चले भी गए थे, क्योंकि आप जानते हो कि जो एक देश से दूसरे देश का हो गया, मान के चलो जो भारत से अगर गहरी नागरिकता है ना हमारे यहाँ, तो अगर दूसरे देश का हो गया तो हमारे देश का नहीं हो सकता। मान के चलो अब दूसरे देश का हो गया तो भारत में आएगा, तब भी उसे क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें बाहर जाने के लिए वीजा लगना पड़ता, तो ऐसे जब वो भारत में आएंगे तब वीजा लगेगा। लेकिन OCI वालों को ये छूट दे दी गई कि आपका सर आजीवन कोई वीजा ही नहीं लगेगा, आप जब चाहो तब भारत में आ सकते हो। ये केवल उनके लिए था जो कि उद्योगपति थे, अमीर आदमी थे, जैसे कोई एथलीट हो, कोई सिंगर हो, कोई डांसर हो,
ये उन्हें लक्ष्मीमल समिति ये उन्हें ऐसा दिखाना चाहती थी कि आप वापस हमारे देश में आइए और यहाँ पे कुछ करिए देश के लिए। तो भाई वो लोगों के लिए भी अच्छा है, उन्हें भी जब भारत में आते तो एयरपोर्ट में अलग से जो उनका पासपोर्ट होता था अपने में होता है, अपने में लिखा रहता था रिपब्लिक ऑफ भारत, जो पासपोर्ट होता उनके में लिखा रहता है ओवरसीज ऑफ इंडिया, मतलब ओवरसीज वाला पासपोर्ट। तो जो वहाँ पे सिक्योरिटी टीम लगी होती है तो उनको अलग सिखाया जाता था कि ऐसे लोग आए तो इनका सत्कार, नमस्ते सर, सलाम सर, आइए वेलकम, उनके लिए अलग से व्यवस्था। जो वो लोग देखते थे कि हमारा इतना आदर हो रहा है यहाँ पर भी, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती थी। तो जैसे कि वो यहाँ पे आके कई फैक्ट्रीज भी खोली उन लोगों ने, सुंदर पिचाई वगैरह, ये जितने भी मतलब और कई बड़े आदमी है तो यहाँ पे फैक्ट्री, और इससे क्या पता उन्हें अपने वापस अपने भारत की देशभक्ति याद आ जाए कि तो वापस आ भी सकते हैं। तो ये काम किया था लक्ष्मीमल सिंधिवी समिति ने, और यही थी ओवरसीज समिति। ओवरसीज में एक चीज और थी कि जो इन लोगों को जब 2005 में इन लोगों को मतलब हर महीने आना पड़ता, तो हर महीने नियर पुलिस थाना में अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती थी कि हम अभी यहाँ पे हैं इंडिया में, इस जगह में, इस थाना में हैं, और यहाँ पे उन्हें हर महीने अपनी रिपोर्ट देनी थी। तो लक्ष्मीमल सिंधिवी समिति ने ये कर दिया था कि 1 महीने की जगह आपको 6 महीने बाद अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि 6 महीने बाद हम इस जगह में हैं, इस थाने में हैं और हम यहाँ पे हैं, रह रहे हैं। तो ओवरसीज में ये हुआ था। तो आपको NRI, PIO और OCI ये 3 चीज समझ में आ गई होगी। अब आ रही है बात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA, जो चीज है 2019 का जो एक्ट है ये, वो बताने जा रहा हूं मैं। लेकिन उससे पहले आपको CAA से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा कि वो क्या है, क्यों CAA है, क्यों बना, कि कैसे मतलब क्या गतिविधियां हुई CAA। और CAA से मतलब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जो इसी से लगा हुआ ये है NRC जो चीज़ है, हमें बताते हैं। तो आपको CAA समझने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए, और वो है धार्मिक प्रताड़ना के ऊपर जो चीज़ें हैं, रिलीजियस परसेक्शन, आप याद रखना ये चीज़ जो है धार्मिक प्रताड़ना के ऊपर ये होगी। तो अब देखना क्या होता है कि जो 12वीं सदी में है, हमारे यहाँ पे बहुत लोग आए हैं, मतलब हर जगह से, हर कोने कोने से हमारे देश में रिफ्यूजीज आए हैं और उनने जो है नागरिकता ली है हमारे यहाँ की। तो हम बता रहे हैं कि शुरुआत से कि कब से स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग हुई 12वीं सदी से। 12वीं सदी से देखिए कैसे स्टार्टिंग होती है। 12वीं सदी में जो होता है, क्या कहते हैं, अरब आक्रमण कर देते हैं ईरान पे। तो ईरान के लोग भागकर हमारे यहाँ के गुजरात में आते हैं। तो अब गुजरात में वहाँ के राजा बोलते हैं कि हमें आपको रखने से क्या फायदा, हाँ, और क्या कहते हैं क्या मिलेगा हमें। तो जो फारसी लोग थे तो वो बोल रहे थे, उनने अच्छा उदाहरण दिया कि महाराज जो ये दूध होता है, आप एक गिलास में दूध लीजिए, उसमें चीनी डालिए थोड़ी सी, और क्या कहते हैं उसे मिक्स करिए, तो आप देखोगे कि चीनी भी घुल जाती है और दूध का स्वाद भी बढ़ जाता है। उसी प्रकार हम पारसी हैं, आपके देश में हम चार चांद रौनक कर देंगे और आपको दिक्कत भी नहीं होगी, ना अफसोस होगा। ये बात बिल्कुल सत्य थी। जैसे कि आप देख सकते हैं रतन टाटा, जैसे इनको देख लीजिए, ये भी एक पारसी हैं, और देखिए इनने क्या किया, इनने अपनी आय का 50% हिस्सा दान कर दिया। ये एक पारसी का काम है, इनके में ये होता है कि 50% अपनी आय का दान कर देते हैं। ये इतना पैसा है कि वो 50% में कई अभी अरबपति बन जाए, कई दुनिया के कई बड़े खिलाड़ी बन जाए, ये वो आदमी इतना पैसा दान कर चुका है। तो ये थी 12वीं सदी की बात। इसके बाद देखिए आप 1947 में क्या हुआ। 1947 में जो मैंने बात बताई थी आर्टिकल 7 की, वो ये है बात। 1947 में क्या होता है कि पाकिस्तान से भारत आते हैं कुछ लोग, जो होते हैं सिख और हिंदू लोग, जो पाकिस्तान से भाग के आते हैं कि भाई अब हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, हिंदू में रहना, मतलब पाकिस्तान में नहीं रहना, इंडिया में रहना है। तो हमारे देश के लोग, हमारा देश है, उनको भी शरण देता है कि भाई आप भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आता है 1959 की बात आती है। वो कैसी बात आती है, चाइना जो है तिब्बत पर आक्रमण कर देता है, और तिब्बत के लोग भी हमारे यहाँ भारत में आते हैं रहने के लिए, और हमारा देश उनको भी शरण देता है। अब उसके आगे देखिए 1917 मतलब 1971 की बात है। अपनी देश में पाकिस्तान ही था, एक और पूर्वी पाकिस्तान, एक और
वो पश्चिमी पाकिस्तान, मतलब पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान हुआ और पश्चिमी पाकिस्तान बांग्लादेश हुआ। तो पाकिस्तान अपने ही लोगों पे मतलब बांग्लादेश पे आक्रमण करता है और वहां पे अपनी सेना भेजता है। वो सेना वो बांग्लादेश के में रहने वाले लोगों पे, जो वहाँ की औरतें थी, लगभग डेटा बताया जाता है कि लगभग 30,000 महिलाओं का इन लोगों ने रेप किया। ये लोग बोलते हैं तुम पवित्र जो प्योर होते थे, तुम प्योर पाकिस्तानी नहीं हो, तुम प्योर मुस्लिम नहीं हो, इसी वजह से उन लोगों ने इनका रेप किया, इन 30,000 महिलाओं का। ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। तब जो होते कई बांग्लादेश के लोग असम गए, भाग के अपनी अपनी जान बचा के वहां से इंडिया आए, बांग्लादेश के लोग भारत में आए रहने के लिए। तो हमारे देश के लोग मतलब जो देश था उनको भी शरण दी। देखिए 1979 की बात, रसिया आक्रमण करता है किस पे? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के लोग वहां से भाग के आती है इंडिया। इंडिया उनको भी रहने के लिए अनुमति देता है, नागरिकता देता है कि आप भी रह सकते हैं, ठीक है। अब 1980 में देखिए कि 1980 में क्या होता है, श्रीलंका में LTTE जो होता है, LTT का मतलब होता है लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम्स, मतलब लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम्स। ये एक संस्था थी, ये मतलब तमिल पे अत्याचार करती थी, वहीं पे तमिल की थी लेकिन उन पे अत्याचार करती थी तमिलों पे। तो जो तमिल के लोग थे, जो तमिल बोलना जानते थे, वे लोग भाग के इंडिया आए। कब? 1980 ईस्वी में। अब देखिए 2015 की बात कि म्यांमार में रोहिंग्या जो रोहिंग्या हैं, म्यांमार के लोग रहने वाले लोग हैं, म्यांमार से रोहिंग्या भारत में आते हैं। ये समथिंग 8-10 लाख की आबादी में होते हैं, भारत में रहने के लिए आते हैं। तो इनमें से जो माइनॉरिटीज होती हैं, जो मतलब अल्पसंख्यक लोग होते हैं, इन्हें भारत में रहने का मौका दिया जाता है, बाकी को अपने देश में भेज दिया जाता है, ठीक। तो आप देख सकते हैं 12वीं सदी से लेके मतलब 2015 तक हमारे यहाँ लोग आए और रहने का इन्हें मौका दिया गया है। और ये 2019 में भी हुआ है। तो पता तो सीए में बताया गया था कि जो 1955 का अधिनियम आया था, जो संशोधन, ये क्या कहते हैं, नागरिकता का, इसे संशोधन करके जो बताया गया था, जो हमारे भारत के 3 करीबी देश हैं, उनकी माइनॉरिटी जनसंख्या मतलब जो अल्प जनसंख्या है वहाँ की, आप देख सकते हैं भारत के 3 करीबी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनकी माइनॉरिटी जनसंख्या कौन होगी? मुसलमान के अलावा इनके में सबसे ज्यादा इन देशों में मुसलमान ही राज करते हैं, 80% की समथिंग। इसमें माइनॉरिटी कौन होंगे? जो हिंदू होंगे, जो मतलब पारसी होंगे, जो क्रिश्चियन होंगे, यही लोग होंगे। तो ये एक्ट आया सीए कि मतलब दिसंबर 2014 में आया था कि मतलब जो हिंदू और पारसी लोग हैं इन देशों के, ये आ सकते हैं, हमारे देश में रह सकते हैं। जो यहाँ की जो हमारे भारत के करीबी 3 देश है, इनकी माइनॉरिटी जनसंख्या हमारे देश में आके रह सकती है। तो 2019 में 7 पाकिस्तानियों को भारत में रहने की अनुमति देने के साथ साथ, उन्हें नागरिकता देने के साथ साथ ये एक्ट पारित कर दिया। अब देखते हैं NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, देखते हैं इसमें क्या हुआ। ये जो NRC है, ये स्पेशल असम के लिए आया था, असम के लोगों के लिए आया था। वही पीछे जाओ, थोड़ा बैकवर्ड होके जाओ, जो मैंने डेटा बताया था 12वीं सदी से लेके 2015 तक के डेटा बताया था, उसमें जो आपको बताया था 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश पे आक्रमण करता है और अपनी देश की 30,000 महिलाओं का रेप करता है। तो जो ये लोग थे, जो लोग ये बांग्लादेश के लोग थे, ये भी यही कहानी है इसमें NRC में। तो ये पाकिस्तान आक्रमण करता है अपनी बांग्लादेश में और ये लोग अपने जो इनकी महिलाओं का रेप करता है। तो ये लोग भाग के, अब जो इनके ऊपर बांग्लादेश के ऊपर थोड़ी ऊपर में असम आता है, तो इनसे इनका जो चेहरा है उनसे मेल भी खाता है, मतलब कि मिलता भी जुलता भी है। तो ये लोग वहां पे रह के बसने लगते हैं, रहने लगते हैं। तो ये संख्या थी कम से कम, ये 19 लाख लोग आए थे, ये डेटा बताता है 19 लाख लोग आए थे ये लोग भारत में रहने के लिए असम में। तो वहाँ पे जो लोग थे, असम के लोग, जो वहाँ पे बच्चे थे, उन लोगों जो स्कूल में विद्यालयों में पढ़ते थे, जो उनकी यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते थे, उनने एक एक्ट निकाला, असम अकॉर्ड नाम से एक एक्ट निकाला कि इन लोगों को बाहर भेजा जाए। ये अगर ऐसे ही लोग हमारे देश में आते रहेंगे तो जो हमारी वो होंगी, क्या कहते हैं, मान के चलो कोई जॉब निकलेगी तो हमारे हिस्से से खा के इन लोगों को दी जाएगी, हर एक चीज़ इन्हें दी जाएगी, सब ये चीज़ें हमारे हिस्से से मिलेंगी, ठीक। तो क्या किया गया था, और तो मतलब ये है हुआ
कि इन लोगों को, असम वाले बच्चों ने ये एक्ट चलाया कि इन लोगों को बाहर भेजा जाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ये लोग माइनॉरिटी की वजह से परेशान नहीं है, अल्प जनसंख्या की वजह से परेशान नहीं है कि इनकी कम जनसंख्या है। ये लोग वे लोग हैं जो अपने ही देश से परेशान है, मतलब जो अपने देश पे इनके अत्याचार हुआ है उसी से परेशान है, उसी की वजह से ये भारत आए हैं। इन लोगों की संख्या थी 19 लाख इन लोगों की संख्या थी। तो ये लोग, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप लोग एनआरसी लाएं, मतलब नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, आप एनआरसी लाएं और मतलब एनआरसी के तहत आपको दे दी जाएगी। मतलब ये तो एनआरसी में लिखा गया था कि 24 मार्च 1971 से पहले जो भी बांग्लादेश के लोग भारत में आए हैं असम में रहने के लिए, उनको हम दे देंगे, क्या कहते, रहने के लिए दे देंगे जगह और उनको नागरिकता दे देंगे। तो ये डेट थी 24 मार्च 1971, तो उनको दे देंगे ये लोग। तो अब जो जैसा कि सीए में बताया गया था कि मतलब जो सीए में जो लोग आए थे, मतलब रहने के लिए बता दिया गया था, तो सीए में 11 साल से 7 साल पहले थी, फिर 11 साल से 5 साल कर दी इन लोगों की रहने के लिए टाइम टेबल जो टाइम था। लेकिन इनके लिए बोला गया था कि आप भी 5 साल यहाँ पे रहिए, हम देखते हैं आप लोगों को, आपका स्वभाव हालचाल, कि अगर आप सही तरीके से मतलब बर्ताव करेंगे देश के साथ, देश प्रेमी बने रहेंगे तो आपको दे दी जाएगी। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप ये था एनआरसी में 30 डॉक्यूमेंट हैं इसके एनआरसी के। तो एनआरसी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को आदेश दिया कि आप इन 30 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट मतलब ले आइए। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको हम 4 महीने का टाइम देंगे, आप वहीं के जिला जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे आप केस डालिए। अगर आपको तब भी इंसाफ नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस डालिए, और आपको तब भी इंसाफ नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट में केस डालिए। बताइए, और ये सब इतने टाइम टेबल में जो इन्होंने दिया है टाइम टेबल, इसमें ही 5 साल उन लोगों के बीत गए। तो इतना टाइम टेबल में जिन लोगों को मिला वो तो ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं मिला, मतलब ये संख्या थी 8 से 9 लाख के करीब जिन लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट मिल गए और सुप्रीम कोर्ट से बता दिया गया। तो 8 से 9 लाख लोग जो बांग्लादेशी थे उन लोगों को रहने के लिए मतलब मिल गया असम में रहने के लिए। और जो 18 लाख मतलब जो लोग आए थे 19 लाख लोग, और जितनों को नहीं मिला, 8 से 9 लाख लोगों को मिला था, और जितनों को नहीं मिला उन्हें डिटेक्शन सेंटर में डाल दिया गया था कि आप वहीं पे रहिए, आप उतनी एरिया में रहिए, आपको खाना पीना देते रहेंगे। तो बताइए हमारा देश कितना अच्छा है, इतने लोगों के साथ इतना इंसाफ किया है। कोई भी आ जाता हमारे देश में उन लोगों को रहने के लिए दे देता है, इसलिए तो हमारे देश में ये क्वालिटी है, इसलिए तो हमारा देश कहलाता है भारत देश महान। हर एक बंदा, जो बताइए 12वीं सदी से लेके कौन कौन नहीं आया, अफगानी, ईरानी, पारसी, सब कोई तो आया। बताइए बांग्ला, जो लोग हमसे अलग टूट के अलग हुए, जो लोग मतलब अपनी मर्जी से गए कि भाई हमें खुद का देश चाहिए, वो लोग भी बाद में भारत में आए। बांग्लादेशी ये लोग अभी भी हमारे देश के दुश्मन है, जो एंटी नेशनल पाए जाते हैं, जो तकरीर की जो रिपोर्ट में है 2 दुश्मन देश सबसे ज्यादा बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन लोगों को भी भारत में मिलाया गया। तो हमारा सोचिए भारत कितना महान है। और इसी के साथ में अपना जो संविधान का भाग 2 है ये खत्म हो चुका है अब। तो ये पूरा भाग 2 खत्म हो चुका है। अब इसमें आप क्या क्या समझे, आप इसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक समझे, 5 से 11 तक आर्टिकल समझे। आप इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 का आप ये समझे, और आप इसमें समझे कि मतलब नागरिकता कैसे हासिल हुई जाती है, कितनी विधियों से हासिल हुई जाती है। आप इसमें समझे कि नागरिकता कैसे छीनी भी जा सकती है। आप समझे एनआरआई, आप समझे पीआईओ, आप समझे ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और इसके अलावा आप क्या, राजदूत के बारे में भी बता देता हूँ मैं। राजदूत कौन होते हैं, जो मतलब भारत के बाहर जो रहते हैं देश में, तो उन लोगों के लिए एक अलग व्यवस्था होती है। जो हमारे एनआरआई वगैरह होते हैं वो लोग वहाँ पे रहते हैं, तो उनके लिए सुविधा के लिए होते हैं राजदूत, की उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और इन राजदूत के लिए भी सुविधा होती है कि इन पे कोई वहाँ पे रहने वाला एफआईआर, पुलिस केस थाने में नहीं डाल सकता, कोई जेल में डाल सकता, ये बिल्कुल फ्रीडम है। और आपको बचाने के लिए आप कोई गलती करते हैं तो ये, और इसके साथ एम्बेसडर भी होता है, और इसके साथ क्या कहते हैं
ये भी बता चुका हूँ मैं, और ये हर एक चीज़ बता चुका हूँ, राष्ट्रीय देशभक्त बता चुका हूँ, और क्या कहते, हाँ इसके साथ CAA बताया हूँ, NRC भी बताया हूँ। तो इसके साथ जो भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में जितने भी चीज़ें आती हैं सब बता चुका हूँ। अगर आपको तब भी कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना, तब भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मतलब मेरी इंस्टाग्राम ID है vision.91, उसमें आप मुझे DM कर देना, मैं आपको इसकी जितने भी है हैंड रिटन नोट डाल दूंगा, आप उसको पढ़ के भी देख लेना। पूरी मतलब कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज़। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट में डालो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस चीज़ पे चाहिए, कोई कुछ बताया करो कि हम उसी टाइप पे वीडियो बनाए। कुछ इंटरेस्ट बताओ अपना कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस बेस पे मैं लाऊंगा। और अभी आपकी ये सीरीज चलती रहेगी, हिस्ट्री की भी मैराथन क्लासेस लाऊंगा, सीधे एक साथ मैराथन क्लासेस लाऊंगा। बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।